उसके हैंडल वो प्रेस होते हैं कि नहीं, काम करता है कि नहीं, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं लगा जो कि काम करता हो। तो हम ये जानना चाहेंगे जो हमारे फायर सर्विस के लोग आए हैं, आज बताएं या हमें निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी बताएं, साहब इस 10-11 हज़ार स्क्वायर फीट के और इस शेप एंड साइज के ऑफिस में आइडियली कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन के वो होने चाहिए, उसे किस स्पेसिफिकेशन के होने चाहिए, और जो भी नॉर्म्स है, नेशनल नॉर्म्स, बिल्डिंग कोड में आज हम देख रहे थे, प्रोफेसर आर्य ने बताया, उसमें भी फायर सेफ्टी का पार्ट 4 जो उसका है, दैट इज एंटायरली ऑन फायर सेफ्टी एंड फायर नॉर्म्स। तो जो भी नॉर्म्स है, नेशनल नॉर्म्स हैं, और जो बिहार गवर्नमेंट के एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से तो कितने लगने चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन के, और उसका बेस्ट लोकेशन क्या है। आई एम श्योर लोकेशन इज नॉट समथिंग कि आप उनको कहीं भी लेके लगा दीजिए। आपके ऑफिस के लिए बेस्ट ये 15 लोकेशन है, यहाँ पे 15-17 जो भी होने चाहिए, और इस स्पेसिफिकेशन के होने चाहिए। उससे नेक्स्ट आता है कि हम चाहेंगे कि वो अगर हमें आता है तो उसका हम बजट वगैरह बना करके हम उसको खरीदें, उसको लगवाएं, उनके साथ हम एएमसी करें जो भी सप्लायर्स हैं। उसके बाद जो जरूरी चीज़ है कि लगा करके और हाउ टू हैंडल उसके बगल में लगा होना चाहिए, हम उसको छोड़ नहीं दें, बल्कि हर किसी को, और इसीलिए हर किसी को अनुरोध किया गया इस बैठक में भाग लेने के लिए कि वो भी समझे, हर किसी को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हम जब जापान में थे तो वहां पे इस चीज को हमने एक्सपीरियंस किया, और इसीलिए जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और इस चीज का प्रचार नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वहां रहने का और सीखने का फायदा क्या हुआ, तो गलत बात होगी। हालांकि वहां पे हम किसी सरकार की तरफ से नहीं गए थे, लेकिन इवन एज इंडिविजुअल अगर हमने सीखा, देन आई ओव इट टू माई सेल्फ एंड अदर्स कि हम उस चीज को शेयर करें। तो वहां पे जब मॉक ड्रिल होता था तो इवैक्यूएशन करना था, तो बिल्डिंग को 5th फ्लोर पर हमारा ऑफिस था, वी हैड टू इवैक्यूएट उसे, और फिर नीचे जाइए। और इससे कुछ मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं जो कि हम दिखा सकते हैं बाद में, जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चों को भी वो दिया जाता है, और एक टारगेट बना हुआ है कि साहब उसी टारगेट अगर फायर लगा हुआ है जहां पर वो स्पीकर है, और चूंकि पानी या गैस उसमें मतलब ये तेजी से आएगा, तो ये भी संभव है कि आप उसको कोशिश करें, लेकिन वहां पे फोकस नहीं हो रहा। सो आई थिंक ये लिटिल जो बातों की ट्रेनिंग जो है, वो स्किल्स को डेवलप करना, वो ट्रेनिंग देना, वो अपने आप में बहुत ही आवश्यक है। फिर डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, ये तो खैर वैसे आजकल नेट पे बहुत मिल जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हम किसी से नहीं मांग रहे हैं। लेकिन डूज एंड डोंट्स के आधार पर हमें एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अगर फायर लगता है तो वो डेवलप करना होगा। तो हमारे उसमें से कई पदाधिकारी हैं, हम लोग मिल करके उसको कर सकते हैं। उससे फायर या बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी हेल्प ले सकते हैं। तो साहब उसका एसओपी की अगर कहीं पर कुछ होता है, जैसा हमने कहा शाम को 6 बजे, 6:30 बजे सब चले गए, एक बेचारा व्यक्ति बचा है, तो उसको अब वो क्या करेगा घबरा करके। उसे अगर कोई चीज हो जाती है सडनली, दिन में हो जाती है, then somebody should be able to take command and then tell everybody कि ऐसे करो। But एक बार quickly आकांक्षा, if you can go back to the first slide, मतलब कि खतरा, किन किन चीजों से यहाँ पर खतरा है, और जो चीजें डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि जैसा हम कहते रहते हैं कि हैजर्ड हमेशा रहता है आपके आसपास। आप सड़क पर हैं तो सड़क दुर्घटना का हैजर्ड है, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर CBRN है, इत्यादि इत्यादि। तो जैसा हमने कहा कि हम लोग अभी सिंपल से लेकर के चल रहे हैं, ये हमारा अपना मानना है कि सिंपल से लेकर चले, हम स्टेज 1 का अपना प्लान बनाएं। अब इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, ये सब हमने अभी बताया है कि डेवलपिंग बेसिक नॉलेज ऑफ हैजर्ड, दे आर वेरी गुड। हम समझते हैं कि इसकी फोटो कॉपी करके या मेल से आप सबों को भेजी जा सकते हैं इससे। तो हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करेंगे, और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, पदाधिकारी हैं यहाँ पर, तो
कृपया इधर आकर के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और जो पॉइंट्स उठाए गए हैं इस संबंध में अगर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिहार फायर सर्विस में हूँ, असिस्टेंट डिविजनल फायर अफसर पटना। जो कुछ भी यहाँ बोला जा रहा था वो काफ़ी अच्छी बातें थी। मैं थोड़ी सी उसमें आप लोग को इस रूम की भयावता से बतला रहा हूँ कि हम लोग डेकोरेशन में आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाते हैं, जो देखते हैं और हम लोग उसको कॉपी करते हैं, लेकिन जब सेफ्टी की बात होती है तो हम साफ इसको इग्नोर कर जाते हैं। अभी मैं आपको बतलाऊं कि जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं ये हमारे यहाँ इसको हम कहेंगे हाई हैजार्ड्स में है। आप जो ऊपर छत देख रहे हैं ये फॉल्स सीलिंग है, ये पीवीसी का बना हुआ, ये जो दीवारें हैं वो प्लाईवुड के बने हुए हैं, ये जो पर्दे टंगे हुए हैं वो सब हाईली इन्फ्लेमेबल हैं। काइंडली मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो मुझसे हो पा रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हमारे आर.के. सिंह साहब जानते हैं कि जब भी मौर्य होटल में भाषण देने की मुझे कहा जाता है मैं नहीं दे पाता हूँ। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर की बात कहा जा रहा था, ये एक्चुअली इस रूम में सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी नहीं है। इसमें इस बिल्डिंग को मैं इंस्पेक्शन किया हूँ और इसका मैंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी दिया है। इसमें पहले मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा फायर लोड है किसी भी ऑफिस में। फ्लेमेबल मटेरियल ज़्यादा होते हैं, कागज़ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, स्टैकिंग किया जाता है, फाइल्स रहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ ऑफिसेज में इवैक्यूएशन एग्जिट की बहुत कमी होती है। फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं रहता है। फायर फाइटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी कुछ आते हैं। जब फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी नहीं होता है, ये फर्स्ट एड का चीज़ है और फर्स्ट एड सिर्फ उसी समय काम करता है जब मैं इस ऑफिस में हूँ या कोई आदमी है और जब फायर को वो देखता है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और तब उसको वो फायर एक्सटिंग्विशर से जब वो आग छोटी रूप में रहती है और जब आग काफ़ी बढ़ जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर कोई काम नहीं करता है। और जब मुझसे पूछा जाएगा कि इसमें फायर एक्सटिंग्विशर कितनी चाहिए तो मैं सिर्फ कहूँगा सिर्फ 5-5 kg का DCP फायर एक्सटिंग्विशर उस गेट के बाहर लगा रहेगा। यही उसका नॉर्म्स कहता है कि सपोज इस रूम की बात जब करते हैं तो मैं सिर्फ अभी इस रूम पर ही बात करता हूँ। इस रूम में एक दरवाज़ा है जबकि ये एक दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस अगर वो हम बैठे हैं और कस के फायर वहाँ हो जाता है हम सब ट्रैप्ड कर जाएंगे। इसीलिए किसी भी हॉल में एक दरवाजे की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ 2 दरवाजे की आवश्यकता होती है, कम से कम 2। और हम लोग अभी असेंबलिंग में हैं, कभी कभी इसमें काफ़ी भर भी जाते हैं लोग, इसीलिए ये 2 दरवाजे होने चाहिए। फायर फाइटिंग अरेंजमेंट ये बिल्डिंग जो है असेंबली बिल्डिंग में आता है। पार्ट 4 NBC पार्ट 4 में इसका कैटेगराइजेशन किया गया है और ये असेंबली बिल्डिंग में आएगा। जो फायर फाइटिंग इसमें लगे हुए हैं वो उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, वो मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये जितने भी हमारे प्लाईवुड लगे हुए हैं इसको फायर रिटार्डेंट सोल्यूशन से फायर रिटार्डेंट पेंट से इसको पेंट किया जाना चाहिए। ये साधारण पेंट है, ये बहुत इन्फ्लेमेबल पेंट है। कोई भी पेंट इन्फ्लेमेबल होता है। मेन चीज़ है इलेक्ट्रिक वायरिंग। आपका जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है ये फॉल्स सीलिंग दिया गया, फॉल्स सीलिंग के पीछे में कितने जोड़ हैं जिसको टैपिंग नहीं किया गया है ये हम नहीं देख पाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि किसी इंजीनियर से, इलेक्ट्रिक इंजीनियर से जो वेल ट्रेंड हो उनसे हम वायरिंग कराएं। हम ये आजकल हम फायर केयर पॉइंट पटना में उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आकर के अपना वक्तव्य दें। साहब हमारी काफ़ी लोग से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आज ही मैं देख पाया हूँ। मैं 28 वर्षों से हमारी ये तमन्ना रही बिहार में कि पूर्ण रूप में सुरक्षित कर दो, लेकिन चूंकि मैं सब लगा था, हम सब नहीं लगा, मैं नहीं कर पाया। 28 जनवरी को
जो हमारी भेंट सौभाग्यवश अनिल कुमार सिन्हा साहब से हुई, हमने इन्हें अपना कार्ड दिया और चंद बातें ही मुझे, जब भी मेरा प्रोग्राम होता है तो समय कम जाता है, तो पिछली बार भी मैं आया तो इतने कम समय मिले कि मैं कुछ अपनी बात कह नहीं पाया। स्थिति यह है, किस विषय से मैं जुड़ा हुआ हूं कि ये लगती कैसे, आग लगती क्यों, और दूसरी बात जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया था हमारे शब्द में कि आग भयावह क्यों हो जाती, ये दो बातें। और भी जो हमारे तो दुबे साहब फोटो लेके चले गए, मैंने हमेशा कहा लोगों से कि आग कभी भी हैजार्ड नहीं होती, कभी भयावह होती नहीं। अखबार के सुर्खियों में लगता है इस जगह भयंकर आग लगी, कभी भयंकर आग नहीं लगती, हर जगह आग लगती है। और जिस कारण वो भयंकर होती है उस कारण पर अगर हम गौर करें तो आग भयंकर होने बंद हो जाएगी। जैसे आग लगी लेकिन वहां उपकरण होने के बावजूद भी लोगों को विधिवत जानकारी नहीं थी, इसलिए भयंकर हो गई, तो हम लोग ट्रेनिंग पर देना शुरू कर देंगे ध्यान। आग लगी, लोगों को जानकारी थी लेकिन वहां जिस उपकरण को होना था वो था ही नहीं, तो हम लोग उपकरण की बात करेंगे। उपकरण सर्किट हो जाएगा ब्रेन में, इसको हम हड़ताल के जरिए बात करते हैं। वायर बोलता नहीं, आग लगाता है। जितनी क्षमता है उसकी काम करने की, उस पर ज्यादा लोड, जैसे अभी मैंने बता दी फरवेज साहब ने कहा कि कंप्यूटर्स आ गए, तमाम आ गए। होता क्या कि जिस सॉकेट से जो हम स्विच लेते हैं और उसके नीचे हम एक लंबा सा लकड़ी का बना हुआ, अभी मैंने देखा 4 पॉइंट लगा हुआ, उसमें भी है 4 पॉइंट लगा दिया। जहां से हम पावर ले रहे हैं वो 5 एम्पियर का है, 500 वाट का है। यहां हमने 4 पॉइंट लगा दिए और हमने कहा भाई आप तो ज्यादा कर रहे हैं। बोले वहां से नहीं ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं ना, वहां से ले रहे हैं। हमने उनकी तुलना की समाज में लोगों से कि रिक्शा वाले गाय सीख लेते। एक रिक्शा वाला सवारी के इंतजारी में बहुत देर नहीं आए। ये हमारा विषय है, इस विषय को लेकर आया हूं मैं। समय कम है, अगर सिन्हा साहब आदेश देंगे तो एलपीजी बता दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं संक्षेप बता दूंगा। हुए एलपीजी शब्द को गौर से देखिए। हम किसी भी गैस को स्टोर करके नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं गलती से कि जिस गैस को स्टोर करके हमारे डिपार्टमेंट के लोग देते हैं, ये सारी भलाई हमारी सोचते, एक ऐसा गैस है जो बहुत लो प्रेशर पर अपना स्थिति बदलता है। मतलब स्थिति कितनी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि वो गैस है उसे लो प्रेशर पर बदलता है। उसे जब प्रेशराइज करते हैं, दबावीय पद्धति में लाते हैं, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक गैस सिलेंडर के भीतर रहता है, इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। लेकिन इस गैस को जब हम खाना बनाने के लिए यूज करने लगते हैं और सिलेंडर के नॉब को जैसे ही ऑन करते उठाते हैं, वो प्रेशर जो इसको एलपीजी बनाए हुए था वहां से रिलीज होता है। था तो ये गैस, जैसे प्रेशर रिलीज होता है इसका नाम बदल जाता है, ये हो जाता है वीपीजी, वेपोराइज्ड पेट्रोलियम गैस। या बिना फीस के कारण आपको एंट्री नहीं मिल पाई है, उन सब जगहों में हम लोग के जाने का कार्यक्रम है, आपको लेकर चलेंगे। अब मैं श्री ये आईओसी से जो आए मिस्टर शकरी तो नहीं आए है ना? या मिस्टर दास प्लीज। उपस्थित सब महानुभाव, मेरे मिलकर लोकनाव के भवन में दोपहर में कुछ बातें कहना मुश्किल होता है, खास करके खाने के बाद, लेकिन अगर प्रताप साहब बोल गए हो तो सारे लोग उठ जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है, प्रताप जी के बाद बात कर रहेगा। एक्चुअली उन्होंने एक एलपीजी से बताया, मैं इस पर पहले भी अपने मेन वक्तव्य पे आऊँ। एक दुर्घटना जो मैंने अपनी आंखों से और खुद उस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन किया था उसके बारे में बताएंगे। जो प्रताप साहब की जो बात कही उससे अवेयरनेस फैला है। अगर कोई छोटा बच्चा आप देख रहे हैं कि गड्ढे की तरफ जा रहा है, ही इज नॉट अवेयर कि आगे गड्ढा है और वो चलता चला जा रहा है। उसी तरह से हम सब छोटे बच्चे की तरह अगर हम एलपीजी के डेंजर को, शॉर्ट सर्किट जो बताया कि कैपेसिटी से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, तो उसी बच्चे की तरह जो गड्ढे की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा गड्ढा है सामने और हम लोग उससे बचे। और बेबी स्टेप्स में छोटे छोटे स्टेप्स जो हम लोगों ने अपने ऑफिस में शुरू किया है, जो सिन्हा साहब ने बताया, मैं उसकी आलोचना करना चाहूंगा। और इस संबंध में एक और बात बताऊंगा। मैं अंडमान निकोबार, आप लोग जानते हो, मैं 2 बार गया, एक बार सुनामी के पहले और एक सुनामी के बाद। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि अभी भी वहां पर मनुष्य की एक ऐसी जाति एग्जिस्ट करती है जो कपड़े नहीं पहनती है, और उसको जारवा कहते हैं।
सुनामी आया और गया, जारवा विलुप्त हो रहे हैं, उसको प्रशासन ने बचाने के लिए कुछ उपाय किए हैं कि वो विलुप्त नहीं हो जाए, क्योंकि वो आदि मानव की एक जाति अभी भी बची हुई है। सुनामी आया और एक भी जारवा नहीं मरा। और हमारे इंडोनेशिया और थाईलैंड ऐसे जगह में जहां पे टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया, मनाली, इसमें लाखों लोग मारे गए। तमिलनाडु में भी करे, मतलब पीछे पहुंचे तो वो लोग जितनी सब पानी जितने पीछे जाती है उससे डबल दूरी ऊंचे जगह पे चले जाने का उन लोगों को इंस्ट्रक्शन है अपने पूर्वजों से, और ये करके वो हमेशा बचते हैं सुनामी से। और हम लोग जीपीआरएस, सुपर कंप्यूटर, वेदर फोरकास्टिंग लगा के बच नहीं पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेबी स्टेप कि हम लोग जितनी भी जानकारी है हमारे प्रताप जी जैसे लोगों से एक बुकलेट बनाए। Charity begins at home is fine, you know, that is the saying. But हमारा तो ये obligation है। We have to start talking to all the departments, all the districts, all the subdivisions, all the blocks, all the municipalities, all the building owners in cities like Patna कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है। लॉ ने जो कानून पास हुआ है उसने ये ऑब्लिगेटरी बनाए हैं कि हम इस संबंध में लोगों को बताएं। मतलब अगर ये गिनती करें तो कितने, तो अब जितना हुआ नहीं हुआ वो बात दूसरी, लेकिन सिंह साहब आए हैं। अच्छा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, होटल मौर्या से हैं, कि कृपया आप अपने जो सिस्टम हैं कि सर्विस इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्री से आता है। यहाँ पर आपदा का, किसी तरह का आपदा का होना बहुत स्वाभाविक भी है और उसका कारगर उपाय भी है। आपको मैं बता दूं, टीएन प्रताप जो अभी आपके सामने बहुत कुछ कर गए, हमारे ट्रेनर हैं। होटल मौर्या में हम लोग मंथली ट्रेनिंग करते हैं, साल में 2 बार मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल में हम लोग ने 3 डिपार्टमेंट को स्पेशली इनवाइट करते हैं, फायर ब्रिगेड, रेड क्रॉस और लोकल पुलिस स्टेशन। कोई भी आपदा में 3 का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी घटना घटती है, वो फायर हो या फर्स्ट एड का ही प्रॉब्लम हो, तो तीनों का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आपको बता दूं कि हाइड्रेंट का सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, एक्सटिंग्विशर है। हम लोग मंथली क्लास लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। जैसा अभी भी प्रश्न उठ रहा है कि सर एक्सटिंग्विशर्स हैं लेकिन चलाने का कोई, हमारे यहाँ मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% लोग प्रशिक्षित हैं, वो एक्सटिंग्विशर के मामले में हो या हाइड्रेंट चलाने के मामले में हो या फर्स्ट एड के मामले में हो। हमें कम से कम हम लोग वहाँ पर एम्प्लॉई हैं 300, उसमें से आपका 80% लोग ट्रेंड है फर्स्ट एड का भी और फायर फाइटिंग का भी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, शरण साहब आपसे अनुरोध करूँगा कृपया इसमें रेड क्रॉस का जो रोल है उसके संबंध में या बताएं। स्टेज पर उपस्थित सम्मानित संजनों एवं मित्रों, डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमने बहुत लोगों को अभी बोलते हुए सुना, काफ़ी अच्छी बातें हुई। तो मैं चाहूँगा एक समराइज करके एक बात आपको बताना कि ये जो आपका जो आज जो सम्मेलन, ये जो मीटिंग हुआ है, ये शायद फर्स्ट है, पहली बार हुआ है और मैं इसका बहुत आदर करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस मीटिंग के थ्रू एक सर्कुलर टाइप का बनाए, जैसे कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 हेड्स आप ले सकते हैं। पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है फाइटिंग ऑफ द ये सिचुएशन, जो सिचुएशन को फाइट करना, और तीसरा है रेस्क्यू। 3 हेड्स में लीजिए। तीनों हेड्स में पहले में प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में फिर आपकी अलग अलग जितनी विविधाएं हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सारे को एक साथ दें। अभी सारी बातें फायर पर हो रही थी और वो सब जो है सो कलेक्टिव नेग्लेक्टेड था, फ्लड वगैरह कुछ भी डील नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि सारी हेड्स जो है टेकअप हो, प्रिवेंशन के अंतर्गत सारी हेड्स टेकअप हो, फाइटिंग के अगर कुछ में नहीं भी हो सकती है, फाइटिंग जरूरत पड़ सकती है, नहीं कर सकती है, और तीसरा रेस्क्यू में तो कैसे अगर जो लोगों को जो तकलीफ हुई, चोट लगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो रेस्क्यू साइड में आ जाएगा। तो 3 हेड्स होंगे मेन और सब जितने 3 डिजास्टर्स हैं सब तीनों हेड्स में डील हो, तो ये इसका एक सर्कुलर टाइप का बने। साहब और मंच पर उपस्थित सभी सज्जन,
मैं बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि काफ़ी बातें और पहले से हो चुकी हैं। यूनिसेफ का जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, मैं उसके बारे में एक ब्रीफ में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिसेफ में ये माना जाता है कि जो उसके स्टाफ हैं जो काम करते हैं वो यूनिसेफ का सबसे बड़ा एसेट है, जिसके लिए यूनिसेफ का एक बहुत ही इलाबोरेट सिक्योरिटी सिस्टम है और उसी सिक्योरिटी सिस्टम में ही इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान भी उसका एक अहम हिस्सा है। हमारा जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है ये न्यूयॉर्क से लेकर के लोकल लेवल तक उसके पूरे डेजिग्नेटेड लोग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम लोग रूटीनली और रिलीजियसली करना पड़ता है। सभी ऑफिसर्स अपना एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान बनाते हैं, जिसमें बेसिकली कि अगर हम बिहार के कंटेक्स्ट को देखते हैं कि बिहार के कंटेक्स्ट में किस किस तरह के इमरजेंसीज एक्सपेक्टेड हैं और उस इमरजेंसी में हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, और उसी के साथ एक SOP भी होता है कि कौन क्या करेगा, क्या ट्रिगर मैकेनिज्म होगा, कौन क्या करेगा, कौन किस प्रकार से निर्णय लेगा। ये एक हमारा एक सिस्टम है जो कि हम लोग हर वर्ष करते हैं। साथ ही साथ हमारा एक और सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे हमारा ऑफिस है, अगर उस जगह पर भूकंप आते हैं तो उसके बावजूद भी यूनिसेफ का जो कार्य है वो किस प्रकार से चलता रहे, उसके लिए एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनता है और वो भी हर वर्ष बनता है। वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक प्लान होता है और सभी स्टेट्स बनाते हैं, बाद में उसको एक इंडिया लेवल पर बनाया जाता है, कंट्री लेवल पर बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस होता है उस बिल्डिंग का अपना एक बिल्डिंग इवैक्यूएशन प्लान बनता है और ये जो बिल्डिंग इवैक्यूएशन प्लान होता है बेसिकली इसमें एक तो फायर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि वो एक सबसे ज़्यादा लगने वाली मतलब घटना होती है, जिसमें हम लोगों का अपना जो सिस्टम है उसमें यह है कि हर फ्लोर का एक वार्डन होते हैं और एक सब वार्डन होते हैं। जितने भी पूरे शहर को जो वार्ड्स में कन्वर्ट किया गया है, तो हर वार्ड का जो वार्डन है उनका फ़ोन नंबर है, उस वार्ड में रहने वाले जितने भी हमारे स्टाफ हैं उन, और फिर ये किस तरह से लीड करेगा कि वार्डन्स इस इन्फॉर्मेशन को किसको किसको फ्लो करेगा, ये इन्फॉर्मेशन पूरे कंट्री में कैसे फ्लो होगा। थैंक यू पंकज जी। आई थिंक